जोन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, सारे एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले का जितना एक्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, इस एक्ट को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मोंटेगू-चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मोंटेगू था उस समय के सेक्रेटरी का नाम था और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसरॉय का नाम था। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहला काम इसका था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल, क्योंकि ऊपर सेंटर था नीचे बहुत सारे प्रोविंस थे, तो इसके सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो पूरा तरह कि बता दो कि भाई जो सेंटर आपका ये सब्जेक्ट है आप इस सब्जेक्ट पे कानून बनाइए और स्टेट आप इस सब्जेक्ट पे कानून बनाइए। क्लियर है ना? सिंपल बता दिया। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट बता दिया गया कि भाई आप सेंटर वाले का, जैसे अभी लिस्ट है ना 7th शेड्यूल, वैसे बता दिया गया। लेकिन इसमें भी अभी भी काफ़ी सेंट्रलाइज था और काफ़ी यूनिटरी था। मतलब अभी भी जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो किसके हाथ में था? सब वायसरॉय के हाथ में था। आप देख सकते हैं प्रोविंशियल में जो सब्जेक्ट है वो कितना, आप देख सकते हो प्रोविंशियल में जो सब्जेक्ट है उसको हम डायरकी बोलते हैं। डायरकी क्यों? कि प्रोविंशियल का सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड थे, एक रिजर्व एक ट्रांसफर्ड। सॉरी, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में वो सब्जेक्ट आते थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। तो रिजर्व का सब्जेक्ट किसके हाथ में होता था? गवर्नर, जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे जिसमें मैक्सिमम मेंबर कौन होता था? ब्रिटिशर्स ही होते थे। क्लियर? जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पावर किसके हाथ में दिया जाता था? छोटा मोटा पावर दिया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ना उसके हाथ में। लेकिन वहाँ भी हेड कौन कर रहा है? वहाँ भी हेड गवर्नर ही कर रहा है। होता क्या था कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट को जब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाती उसको यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते थे बाद में। यही होता था। दो सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट हमने देख लिया, और एक कौन है? रिजर्व सब्जेक्ट। समझ गया? रिजर्व सब्जेक्ट कौन करता है, कौन बनाता है? गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन होता है? वहाँ पे भी एडमिनिस्टर गवर्नर ही करता रहता है, लेकिन मिनिस्टर लोगों की मदद से, काउंसिल के मदद से। क्लियर है ना? अब देखते हैं अब और क्या हो रहा है कि पहला हमने देख लिया कि पहला फीचर्स हमने देख लिया। पहला फीचर्स क्या था? पहला फीचर है कि सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया। सेकेंड फीचर है कि बाई कैमरल और डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट इलेक्शन की बात एक्चुअली 1892 के एक्ट में ही आई थी पहली बार, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे हुआ था। लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम बाई कैमरल आया। बाई कैमरल और डायरेक्ट इलेक्शन दोनों जगह है। देखो इलेक्शन वर्ड 1892 में आया था, क्लियर है ना? लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन, पब्लिक डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, ये बात पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही है। क्लियर है ना? बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी है पार्लियामेंट की दो हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसे अभी है ना, सेम उसी तरह लोअर हाउस जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस। और यहाँ पे बताया जाता है कि मेजोरिटी चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से ही होता था। क्लियर? अब क्या फीचर्स हैं? एक जो बहुत खतरनाक है, पिछले एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोरले मिंटो रिफॉर्म्स नहीं था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट उसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 3 है, 61, 92 और 1909 वाला। तो 1909 के एक्ट में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। इस एक्ट में सिख को भी मिला, इंडियन क्रिश्चियन को भी मिला, एंग्लो इंडियन को भी मिला और यूरोपियंस को मिला। तो आप देख रहे हो सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है। देखो एक तरफ इंडियन को एंट्री भी दे रहे हैं कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पिछले में तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंट्री दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को तोड़ रहा है कि इंडिया अपने ही मामले में उलझा रहा है ना, अपना कम्युनल भावना ऐसा उलझे रहे। उसके बाद क्या यहाँ पे बात कर रहे थे डायरेक्ट इलेक्शन, क्या सबको वोट देने का अधिकार था? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी था? नहीं, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी था। आपके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स देते हो, एजुकेटेड हो, तभी आपको वोट देने का अधिकार दिया जाता था। आपको ऐसा बोला जाता था अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो किसको चुनोगे आप ये दिमाग लगा ही नहीं सकते।
उसके बाद हाई कमिश्नर बनाया गया, कहाँ पे? दिल्ली, लंदन में हाई कमिश्नर बनाया गया लंदन में, ये हमें पता होना चाहिए। और कुछ पावर वहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस्टाब्लिश किया गया। सीपीएससी जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सिविल सर्वेंट को इस्टाब्लिश रिक्रूट करने के लिए इस्टाब्लिश किया गया। और बजट को सेपरेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सब्जेक्ट डिवाइड किया तो आप बजट भी तो डिवाइड करोगे ना, नॉर्मल बात है। उसके बाद इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि देखो, एक्ट हमने ला दिया 1919 में। इसमें एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद एक हम स्टैट्यूटरी कमीशन बैठाएंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन। अब देखेंगे कि ये एक्ट अच्छे से काम कर रहा है नहीं, 1919 वाला एक्ट अच्छे से काम कर रहा है नहीं। अगर नहीं काम कर रहा होगा तो इसमें फेरबदल करवाएंगे, नॉर्मल बात है ना, कि नहीं अगर काम कर रहा होगा ठीक से तो इसमें फेरबदल करवाएंगे। तो इसमें इसी के लिए जो साइमन कमीशन आया था, लेकिन साइमन कमीशन को 1929 में आना था, लेकिन 1927 में ही आ गया। क्लियर है ना? अब होता क्या, नवंबर 1927 में आता है। 2 साल पहले, शेड्यूल के 2 साल पहले 7 मेंबर होते हैं, सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, इसीलिए सारे पीपल ने, सारे पार्टी ने बायकॉट कर दिया। क्लियर है ना? तो अब साइमन कमीशन सब कुछ चेक कर लिया, एक्ट कैसे लागू है। अब साइमन कमीशन रिकमेंडेशन देता है। क्लियर है ना? साइमन कमीशन 4 पॉइंट करने को बोलता है। 4 पॉइंट क्या कौन थे, और आप याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले उसने बोला कि डायरकी को हटाओ, यानी इसने बोला कि प्रोविंस जो है ना उसको थोड़ा और ऑटोनोमस बनाओ, थोड़ा और ऑटोनॉमी दो। इवन ये पता है क्या चाहते थे, ये बहुत ज़्यादा फेडरेशन चाहते थे कि फेडरलिज्म पूरी तरह हो, कि जैसे ऊपर सेंटर है, नीचे सिर्फ प्रोविंस नहीं हो, नीचे प्रिंसली स्टेट भी आए, प्रिंसली स्टेट भी डायरेक्ट फेडरेशन का पार्ट हो। लेकिन ऐसा कभी हो ना सका। पहला है क्या होला, एबोलिशन ऑफ डायरकी। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका सिंपल मतलब है कि प्रोविंशियल में आप रिजर्व और ट्रांसफ़र है इस सब को हटा, ऐसा सिस्टम नहीं ला। प्रोविंस को और ज़्यादा आप ऑटोनॉमी दो। फेडरेशन को इस्टाब्लिश करो कि ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट, मतलब सेंटर है, नीचे प्रोविंस भी होगा और प्रिंसली स्टेट भी होगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट कभी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद जो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करते हैं, मुस्लिम सिख हम देख चुके हैं, उस सबको कंटिन्यू करते करो। इसका साफ साफ मतलब पता चलता है कि ये तोड़ना चाह रहा था। और उसके बाद 3 आरटीसी होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत सारी बातें होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया की ब्रिटिश इंडिया या कुछ प्रिंसली स्टेट, सब जाते हैं और सबके रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ 3 आरटीसी हुआ, आरटीसी 2 में ही सिर्फ पार्ट लिया, आरटीसी 2 में। क्लियर है ना? अब होता क्या है देखो, अब डिटेल में हम आरटीसी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आरटीसी हम मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम टॉपिक हो जाएगा ना। तो अब क्या होता है, 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो अनाउंस करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। मतलब बहुत खतरनाक चीज़ बोल रहे हो कि अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट किसके इसके लिए हो गया। 1909 के एक्ट में आपने बहुत लोगों को दे दिया, 1919 के एक्ट में बहुत लोगों को दे दिया। अब डिप्रेस्ड क्लास के मतलब अब हिंदू में भी तोड़ ताड़ करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिम को अलग कर ही चुके हो, सिख को अलग कर चुके हो, इंडियन क्रिश्चियन को अलग कर चुके हो। क्लियर है ना? तो अब बचे कुछ और कम्युनिटी, तो उसमें भी वो डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता। ध्यान देना, जो BR अम्बेडकर तो वो थोड़ा बहुत इसके फेवर में थे। क्लियर है ना? लेकिन गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गांधी जी तो चाहते थे कि सब एक साथ रहे, है ना। तो गांधी जी डिस्ट्रेस हो गए। गांधी जी उस समय पूना जेल में थे, वो आमरण अनशन पे बैठ गए कि मैं जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं अनशन पे बैठा रहूँगा। तो इसको टू गेट अवार्ड्स मॉडिफिकेशन, ये चाहते थे ना कि जो कम्युनल अवार्ड है, जो डिप्रेस्ड क्लास वाला जो पॉइंट है वो हट जाए। उसके बाद एग्रीमेंट होता है 2 लीडर के बीच, लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास के लीडर जो BR अम्बेडकर है। 2 लोग एग्रीमेंट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जाते हैं मदन मोहन मालवीय,
बी आर अम्बेडकर जाते हैं डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, और पूना पैक्ट साइन होता है जिसमें बोलते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, दोनों एक साथ वोट लड़ेंगे लेकिन इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो रिजर्वेशन की शुरुआत देख रहे हो कहाँ से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं, और उसके बाद एक वीडियो में ये दोनों डिस्कस कर लेंगे और ये थोड़ा बहुत है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बता दूं, प्रियम्बल, देखो एक और मेरा चैनल है जिसपे मैं सारे एक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी प्रियम्बल हो चुका है और आज उस पर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, यूनियन एंड स्टेट वाला, वो पूरा देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू। तो आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में ही डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।